सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का द परफेक्ट क्लासेस चैनल में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। 25 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज, व्यापार से साम्राज्य तक, द ईस्ट इंडिया कंपनी कॉल इट्स आर्मी एज द सिपाही आर्मी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, वो अपनी आर्मी को सिपाही आर्मी कहती थी। फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही, सिपाही जो वर्ड लिया गया है वो भारतीय शब्द है, सिपाही से बना है सिपाही, और उसका मीनिंग है सोल्जर, सैनिक। वाइल द मुगल आर्मी वाज गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी, जबकि मुगल आर्मी जो थी वो अपने सैनिकों को आर्चरी, तीरंदाजी में, आर्चरी बोलते हैं तीरंदाजी, उसमें ट्रेनिंग देती थी, प्रशिक्षण देती थी। एंड द यूज़ ऑफ सोर्ड, और वो तलवार का यूज़ भी करते थे। द ब्रिटिश सोल्जर वर आर्म विद मस्कट्स, ए हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स, एंड मैचलॉक, एन अर्ली टाइप ऑफ गन इज विच इज़ द पाउडर वाज इग्निटेड बाय मैच स्टिक। तो ये बता रहे हैं कि जो ब्रिटिश सोल्जर थे उनके पास ऐसी आर्मी थी कि एक तो मस्कट रखती थी अपने पास, ठीक है, मस्कट रखती थी, उसमें वो क्या होती थी, एक हैवी गन का यूज़ करते थे वो लोग। मस्कट बोलते हैं एक हैवी गन को, जो कि हैवी गन जो पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक होती थी। एक होती थी मैचलॉक। मैचलॉक क्या होती थी, ये प्राचीन समय में जो बारूद को माचिस से चिंगारी देने वाली बंदूक होती थी, एक आर्मी उनकी वो रखती थी। द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू आर्मीज वर, जो मुख्य अंतर थे दोनों आर्मियों के बीच वो क्या थे वो हम पढ़ लेते हैं। मुगल आर्मी के यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी के दिए हुए हैं, तो पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मुगल आर्मी का, मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी, स्वार्स, ट्रेन्ड सोल्जर और हॉर्सबैक एंड इन्फेंट्री, दैट इज पैदल फुट सोल्जर। तो मुख्य रूप से इसके पास कौन से थे, प्रशिक्षित घुड़सवार और पैदल सैनिक थे, मुगल आर्मी की बात हो रही है। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मोस्टली इन्फेंट्री थी, अधिकतर पैदल सेना थी। मुगल आर्मी के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, मोर इम्पोर्टेंस टू कैवलरी देन इन्फेंट्री, इसके पास सवारों का दबदबा अधिक था, पैदल सैनिक कम थे। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, मोर इम्पोर्टेंस टू इन्फेंट्री देन कैवलरी, मतलब इनके पास सवारों की संख्या कम थी जो घोड़े पर सवार होते हैं, और पैदल चलने वाली संख्या अधिक थी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, मैन ली ट्रेंड इन आर्चरी, तीरंदाजी, एंड द यूज़ ऑफ सोर्ड। और ये जो मुगल सेना होती थी ये मुख्य रूप से ये तीरंदाजी का प्रशिक्षण करते थे और इन्हें तलवार चलाना भी सिखाया जाता था। और अगर ब्रिटिश आर्मी की बात करें तो मैनली ट्रेंड इन गन फायर फाइट, इन्हें बंदूक चलाने में निपुणता हासिल थी, मतलब इन्हें बंदूक चलाने की अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती थी। फोर्थ पॉइंट देखते हैं मुगल आर्मी का, नॉन प्रोफेशनल आर्मी, ये पेशेवर सेना नहीं थी। लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट एट रूरल एरियाज एंड द लोकल जमींदार ऑफन सप्लाइड द मुगल विद पैदल सोल्जर्स। कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर जो गांव के लोग होते हैं, लोकल जमींदार जो लोग होते थे, जैसे कि प्राय जो मुगलों के पास पैदल सैनिक के तौर पर कौन थे, पीजेंट थे, कृषक थे, या फिर गांव के लोग थे, ठीक है, तो कोई प्रशिक्षित लोग नहीं थे। जबकि अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी की बात करें तो सोल्जर वर सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग एंड वर प्रोफेशनल। ये जो सिपाही थे इन्हें यूरोपीय ढंग का अभ्यास था, अनुशासन था, ये पेशेवर होते थे, बिल्कुल बस ये इनका काम ही सेना के तौर पर काम करना होता था, और उन्हें उस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता था, उन्हें सिखाया जाता था किस तरह से उन्हें अपना काम करना है। आगे देखते हैं, in order to develop a uniform military culture, soldiers were increasingly subjected to European style training, drill and discipline that regulated their life for more than before। अनुशासित और पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ी करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे, ठीक है, जाति और समुदाय को, और लेकिन often this created problem, this caste and community feeling were ignored in building a force of a professional soldier। और वो एक पेशेवर सिपाही बनाने के तौर पर उनकी जो भावनाएं थी उसे नज़रअंदाज कर देते थे। लेकिन सिपाही तो किसी न किसी समुदाय के सदस्य होते थे।
कुड इंडिविजुअल सो इजीली गिव अप देयर कास्ट एंड रिलीजन फीलिंग, तो क्या वो अपनी भावनाओं को, अपनी धार्मिक भावनाओं को, अपनी जाति को आसानी से छोड़ सकते थे? कुड दे सी देमसेल्फ ओनली एज सोल्जर एंड नॉट एज मेंबर्स ऑफ कम्युनिटीज़, क्या वो किसी को अपने जीवन में, मतलब वो ये कह रहे हैं कि क्या वो एक सैनिक के तौर पर ना होकर केवल अपने को किसी समुदाय के तौर पर ना देखकर केवल सैनिक के तौर पर देख सकते थे? दिस कैन इजीली बी फेल्ट बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो बच्चों ये नहीं हो सकता था, इसलिए क्या हुआ कि इसके जो परिणाम थे वो स्पष्ट रूप से 1857 के विद्रोह में देखे जा सकते हैं। Thus summarizing this chapter from trade to territory, we can say that the East India Company was transformed from a trading company to a terrestrial colonial power। व्यापार से साम्राज्य तक नामक इस पाठ के सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक कंपनी बन गई। द अराइवल ऑफ न्यू स्ट्रीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी ऑल्सो एडिड दिस प्रोसेस। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप की तकनीक आने से ये प्रक्रिया और तेज हो गई। टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाय सी, और तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 महीने का समय लगता था। आगे देखेंगे, स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks, embracing more Britishers and their families to come to a far country like India। और अब आते ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे देश से दूर देश में आने लगे, क्योंकि 3 हफ्तों में पहुंचे थे। पहले जो समय 6 से 8 महीने का लगता था, बाद में वो समय लगने लगा बच्चों 3 weeks का, 3 हफ्ते का समय लगने लगा। इसलिए जो ब्रिटिशर्स थे और उनके परिवार भी दूर दूर से भारत में आने लगे। By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। Combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole of the India under its control। देश के शेष भाग और आबादी पर कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था, ठीक है, जो सरकार व्यवहारिक स्तर पर इस पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। आप क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द मुगल आर्मी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी। तो इसका आंसर बच्चों आप यहाँ से लिखेंगे बिल्कुल सेम जैसे ये दिया हुआ है ना, मुगल आर्मी, ब्रिटिश आर्मी, ये 3 पॉइंट्स लिख देंगे आप। ये जो मैंने बिल्कुल बॉक्स बना दिया है, ये बॉक्स ऐसे ही बनाया, इस बॉक्स के अंदर जितना जितना है वो आपको लिखना है। पहले आपको मुगल आर्मी हेडिंग डालनी है, फिर इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट, फिर इसका थर्ड पॉइंट लिखना है। ऐसे ही आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी हेडिंग डालनी है, फिर इसका फर्स्ट पॉइंट लिखना है, फिर सेकंड लिखना है, फिर थर्ड लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा दिया, आप बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख लेना। मुगल आर्मी का फर्स्ट पॉइंट लिख लेना। फर्स्ट, मैनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी, सवार्स, ट्रेन्ड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक एंड इन्फेंट्री दैट इज पैदल फुट सोल्जर्स। पैदल सोल्जर्स को बोला जाता है, मतलब फुट सोल्जर्स जो पैरों से चलते हैं ओनली। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे मोर इंपॉर्टेंस टू कैवलरी देन इन्फेंट्री। थर्ड पॉइंट लिखेंगे मैनली ट्रेंड इन आर्चरी, तीरंदाजी एंड द यूज ऑफ स्वॉर्ड। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हेडिंग डालकर ऐसे ही आप बीच में लाइन डालकर डिफरेंसेस दिखा रहे हैं, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मोस्टली इन्फेंट्री। सेकंड पॉइंट लिखेंगे मोर इंपॉर्टेंस टू इन्फेंट्री देन कैवलरी। थर्ड पॉइंट लिखेंगे मैनली ट्रेंड इन गन फायर फाइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई वर पीपल ऑफ इंडिया वर्क एज द सोल्जर इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी। भारतीय जनता सिपाही के रूप में कंपनी के लिए काम क्यों करती थी। तो आप आंसर नंबर 2 में फर्स्ट पॉइंट डालकर लिखेंगे गुड सैलरी। फर्स्ट पॉइंट अच्छी सैलरी के लिए। सेकंड पॉइंट लिखेंगे हाई पोस्ट, ऊंचे पद के लिए। थर्ड पॉइंट लिखेंगे रेपुटेशन इन सोसाइटी, समाज में प्रतिष्ठा के लिए। जैसे अब गवर्नमेंट जॉब की प्रतिष्ठा होती है समाज में, एक ऐसी उस टाइम पर भी होती थी, इसलिए भी जॉब करते थे। ऊंची सैलरी मिले, अच्छी सैलरी मिले, ऊंचा पद मिले, इसलिए मतलब हाई पोस्ट पर वो लोग हो जाए, इसलिए काम करते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको दिख रहा हो बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 है वाई वर मस्कट्स एंड मैचलॉक। तो ये क्या है, ये वर्कशीट में ही बताए हुए हैं, आप यहाँ से आंसर लिखेंगे। देखिए
यहाँ से ये M आप कर लेंगे कैपिटल, ठीक है। मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि इससे फिर आपको दिखेगा नहीं ये, तो आप कर लेंगे इसे कैपिटल, फिर आप कैपिटल करके इसके आगे हाइफन डालेंगे ब्रैकेट ना लगाकर ऐसे, फिर आप लिखेंगे ए हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स, बस यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है, एंड नहीं लिखेंगे। फिर सेकंड पॉइंट डालकर थर्ड का आप ये लिख देंगे मैचलॉक्स, फिर आप इसके आगे हाइफन लगा के ये लिखेंगे एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पावर वाज इग्निटेड बाय ए मैच स्टिक्स। यहाँ तक एक तो ऐसी थी, मतलब एक गन ऐसी थी जिसे मास्केट बोला गया, पैदल सैनिकों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली गन थी, भारी बंदूक, और मैचलॉक थी बारूद को माचिस की चिंगारी से देने वाली बंदूक, उसे बोलते हैं मैचलॉक। तो बस आपको ये लिखना है। तो बच्चे वर्कशीट कंप्लीट हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।